One. I hope everyone is doing good. Guys, I'm Zubair Saleem and we are going to solve a question in which examiner is asking us to prepare statement of comprehensive income along with statement of changes in equity. दो चीज़ें required हैं for the year ended 30th June 2006 for the Otway Group. बच्चों करना ये होता है, हमने सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट बना देना और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का भी फॉर्मेट बना लेना। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट ओपन करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी फॉर्मेट ओपन करूंगा। टाइम को सेव करने के लिए ना मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले ही ओपन कर लिया। आई जस्ट वांट कि मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप लोगों के साथ सामने बनाऊं ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया हो कि यार हम लोगों ने करना क्या होता है। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट ओपन करूंगा मेरे बच्चों। यहाँ पे ओपन करते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओटवे ग्रुप है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये आप प्रिपेयर करेंगे मेरे बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने अगर प्रिपेयर करनी है ओटवे ग्रुप की तो इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए? सर हर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक ही फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडेड, जो आपका ईयर एंड है विच इज़ जून 30th जून 2006। सर सबसे पहले आप लोगों ने शेयर कैपिटल लिख लेना है सर, तो ये मैंने शेयर कैपिटल लिख लिया सर। सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का तो गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाता है। देन मेरे बच्चों शेयर प्रीमियम आ जाएगा आपके पास। फिर मेरे बच्चों कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी सर। फिर उसके बाद एक अगर कोई एक और रिजर्व है तो वो रिजर्व आ जाएगा। अदर रिजर्व्स हैं अगर कंबाइन भी कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स कंबाइन करके लिख लेना। यहाँ पे मेरे बच्चों टोटल आ जाएगा, ये पेरेंट की इक्विटी का टोटल है। ये जो टोटल आएगा दैट वुड बी पेरेंट की इक्विटी का टोटल, तो ये टोटल सर। फिर आपने एक कॉलम बनाना है एनसीआई का, ये एनसीआई का कॉलम बन गया और देन आपके पास दोबारा टोटल इक्विटी आ जाएगी। ये जो टोटल है मेरे बच्चों, ये जो टोटल है ये पेरेंट की टोटल इक्विटी है और ये टोटल इक्विटी, टोटल एनसी इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। मेरे बच्चों इसमें सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, बड़ा आसान सा जो पंगा होता है लेकिन मज़े का, वो होता है कि यार हाउ टू कैलकुलेट ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। आपने ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस कैलकुलेट कैसे करने हैं, जिन्हें हम ओपनिंग बैलेंसेस भी कहते हैं। एक्चुअली पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये एक छोटा सा काम है जो कि एक्स्ट्रा है, बाकी हर काम आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करते आए हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है, ये याद रखना कि मुझे साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। शेयर कैपिटल का पेरेंट का बैलेंस बड़े आराम से मिल जाता है, शेयर प्रीमियम पेरेंट का बैलेंस बड़े आराम से मिल जाता है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। दूसरी तरफ है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स बच्चों आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको पता है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स पेरेंट की अर्निंग्स भी होती हैं, सब्सिडरी पोस्ट में से पेरेंट का शेयर भी होता है, अनलेस प्रॉफिट अगर है तो वो भी एडजस्ट होगा, इम्पेयरमेंट लॉस, यानी कि जो जो पेरेंट की एडजस्टमेंट्स हैं और सब्सिडरी पोस्ट की एडजस्टमेंट है उसमें से ये शेयर आएगा। और अगर एक क्वेश्चन में एसोसिएट हो तो एसोसिएट भी आएगा। तो साल के शुरू के दिन, पहले दिन क्या कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर व्हाट्स नेक्स्ट, फिर और क्या है सर जो हम लोगों ने देखना? इसी तरह मेरे बच्चों आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनसीए भी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं पूरे क्वेश्चन में इस बात का ख्याल रखूंगा कि साल के शुरू तक की मूवमेंट्स क्या हैं। तो मुझे दो रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग बनानी पड़ेगी, एक कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग बनानी पड़ेगी। अगर बैलेंस शीट बना रहा होता तो क्लोजिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, अदरवाइज क्लोजिंग यहाँ से खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यू नीड टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस एंड एनसीए का ओपनिंग बैलेंस ताकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शुरू हो सके। ओके सर, और क्या आना है सर बताएं प्लीज। सर अगर शेयर्स इशू हुए, इशू ऑफ शेयर्स हुए बाय पेरेंट कंपनी, तो वो भी आ जाएंगे सर। इशू ऑफ शेयर्स बाय पेरेंट कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स बाय पेरेंट कंपनी, ये आ जाएगा जी, ये बाय पेरेंट कंपनी, ये इशू ऑफ शेयर्स जो पेरेंट कंपनी के। अगर पेरेंट कंपनी ने कोई इशू किए हैं तो वो आएंगे। अच्छा सर राइट इशू अगर पेरेंट कंपनी ने किया वो भी आ जाएगा सर। सो पेरेंट ने जो शेयर्स इशू किए वो आएंगे। अच्छा सर फिर क्या सर इशू ऑफ शेयर्स बाय सब्सिडरी भी आ सकते हैं? इशू ऑफ शेयर्स बाय सब्सिडरी, बाय सब्सिडरी सर एक क्वेश्चन मार्क है सर।
क्या ये आ सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, अगर सब्सिडरी शेयर इशू करेगी तो यार पेरेंट भी लेगा, एनसीआई भी लेगी, पेरेंट भी लेगा, एनसीआई भी लेगी। अगर कोई इस साल ड्यूरिंग द ईयर इशू ऑफ शेयर्स हुआ है बाय सब्सिडरी तो पेरेंट भी लेगा, सब राइट इशू ही करता है ना, सब्सिक्वेंट इशू राइट इशू होता है। तो अगर एक राइट इशू सब्सिडरी ने भी कर दिया है तो उसमें से कुछ पेरेंट को चला गया यार, तो जो पेरेंट को चला गया सब्सिडरी ने दिया पेरेंट को गया, ये तो इंट्रा ग्रुप है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इंट्रा ग्रुप तो कंसोलिडेटेड ग्रुप की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, वो तो शो नहीं होना। हाँ, लेकिन जो एनसीआई को शेयर्स इशू करके पैसे लेंगे वो यहां पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम इशू ऑफ शेयर्स बाय सब्सिडरी नहीं लिखते, हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू एनसीआई, हम वर्ड ही ये यूज करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स टू एनसीआई याद रख लो, ये वो शेयर्स हैं जो सब्सिडरी ने एनसीआई को इशू किए होंगे। यूजली ये तब आते हैं जब राइट इशू होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, एग्जामिनर बहुत ही औखा हो जाए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे तो इन चीज़ों पे आएगा। ओके सर, और क्या आता है सर इशू ऑफ शेयर्स के बाद? सर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का जो शेयर निकलेगा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में से, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में से सर आपने वो ले आना है सर। सर जो पेरेंट का शेयर है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में से वो इधर आएगा, जो एनसीए का शेयर है वो इधर आएगा। सर ये क्या शेयर होता है सर? ये मैं भी आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट में जाके। ये सर पैट का शेयर थोड़ा होता है सर, और थोड़ा एनसीआई का शेयर होता है सर। ये पैट एनसीआई, सर पैट नहीं दिखाना सर, एक्चुअली आपने दिखाना होता है सर जो सही वैल्यू वो ये टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो ऑनर्स ऑफ पेरेंट यानी ग्रुप के हिस्से में आई और जो एनसीआई के हिस्से में आई। तो सर इसका मतलब ये है कि ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, दिखाना है ऑनर्स ऑफ पेरेंट एंड एनसीआई। सर ये दो वैल्यूज उठानी है यहाँ से और वो उधर लिख देनी है मेरे बच्चों जाके यहाँ पे। ओके सर, डन है सर। सर और सर अब मेरे बच्चों डिविडेंड्स, दो तरह के डिविडेंड्स यहाँ पे आने हैं। मैं दो डिफरेंट कॉलम्स बनाऊंगा, आप एक भी बना देंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं दो कॉलम लाइंस बनाऊंगा ताकि क्लैरिटी रहे। डिविडेंड पेड बाय पेरेंट, जितना डिविडेंड पेरेंट ने पे किया होगा, इस क्वेश्चन में है भी बाय द वे, वो आप कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। सर जो डिविडेंड पेड टू एनसीआई है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डिविडेंड पेड टू एनसीआई क्या है सर? सर एक्चुअली डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी है, लेकिन जो सब्सिडरी डिविडेंड देगी उसका पेरेंट का हिस्सा मिल जाएगा, पेरेंट को मिल जाएगा। तो पेरेंट को जो मिलेगा वो तो इंट्रा ग्रुप है, वो तो इधर नहीं आ सकता, लेकिन जो एनसीआई ले जाएगा वो ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बजाय इसके कि पेरेंट डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड पेड टू एनसीआई। तो ये एनसीआई के कॉलम में से जाके माइनस हो जाएगा सर। अच्छा सर और बताएं सर, और क्या है सर? मेरे बच्चों और क्या है जी? और बड़ा आसान सा काम है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी कोई खरीदी जा रही हुई, सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर खरीदी जा रही हुई, तो यार सब्सिडरी को एक्विजिशन डेट पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सर सब्सिडरी एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर की लड़ाई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एक साल के लिए बनती है। सब्सिडरी एक्विजिशन ड्यूरिंग ईयर, ये लें सर, जो भी सब्सिडरी एक्विजिशन ड्यूरिंग ईयर आएगी मेरे बच्चों उसका एनसीआई आएगा यहाँ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जो आप इसके ऊपर देखेंगे हसीब लिमिटेड के नाम से, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है जिसमें सब्सिडरी खरीदी जा रही है। तो उसमें ये चीज़ मैंने बना के दिखाई हुई है, आप देख लेंगे। सब्सिडरी एक्विजिशन ड्यूरिंग ईयर, इसमें एनसीआई। अब मेरे बच्चों एक्विजिशन डेट पे एनसीआई को किस वैल्यू पे लिखा जाता है? सोचो, कंसोलिडेशन कर रहे हैं आप, एनसीआई किस वैल्यू पे लिखा जाता है? सर एनसीआई लिखा जाता है या तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई होती है एक्विजिशन डेट पे, या प्रोपोर्शनेटेड शेयर होती है, तो वो वैल्यू या प्रोपोर्शनेटेड या फेयर वैल्यू आ जाएगी। ओके सर और कुछ सर? सर यस, और भी आ सकती हैं सर। अगर सब्सिडरी सोल्ड हो रही है ड्यूरिंग ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग ईयर, तो मेरे बच्चों होता क्या है, जब कंपनी सेल होती है ना ड्यूरिंग ईयर, तो आप इसकी एक डबल एंट्री बनाते हैं। मैं डबल एंट्री समझाता हूँ पहले यहीं पे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टिंग क्या होगी। सर आपको पता है आप डेबिट कैश करते हैं, एसेट बेचने, सब्सिडरी बेची आपने, आप डेबिट एनसीआई भी करते हैं।
आप एनसीए डिस्पोजल डेट पे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाद डेबिट एनसीए करते हैं। इसका मतलब है सर जो सब्सिडरी आपने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी उसका एनसीए आपने बुक्स में से निकालना है। तो उसका एनसीए है जो डिस्पोजल की एंट्री में होता है, क्रेडिट आप डेबिट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्रेडिट नेट एसेट्स, क्रेडिट गुडविल, क्रेडिट टैक्स पेबल और बैलेंसिंग ऑन प्रॉफिट लॉस तो पीएनएल में जाना है, उसका इधर से कोई ताल्लुक नहीं। तो सर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर में एनसीए रिड्यूस या रिड्यूस होना है, ये सर ये चीज़ भी आ सकती है सर। अच्छा सर और बता दें सर एक आखिरी चीज़ जो कि यहाँ पे आ सकती है, दैट इज़ मेरे बच्चों कि आपने पढ़ा था सब्सिडरी टू सब्सिडरी ट्रांजैक्शन, 80% थे, हम 10% और ख़रीद लिया, उसमें एनसीए रिड्यूस हो रहा होता था, वो रिड्यूस करना है, और एनसीए बढ़ रहा होता था तो एनसीए बढ़ाना है, और उसमें एक बैलेंसिंग अमाउंट एडजस्टमेंट टू इक्विटी आती है, वो जो एडजस्टमेंट टू इक्विटी है वो इधर आ जाएगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, जिस स्टेज पे आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑब्वियसली ये एंड होगा, इस स्टेज पे इस तरह का सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें मैं समझा देता हूँ बच्चों। सर जब सब्सिडरी टू सब्सिडरी होता है ना, सपोज करते हैं कि हमारे पास 80% सब्सिडरी थी, हमने 20% 10% या ख़रीद लिया या बेच दिया, तो हम 90 पे चले गए। तो एनसीए जो था वो पहले 20 था, उन्होंने बेचा है 10% और वो 10% पे आ गए। चलिए सर 5% हो तो 85 पे आ जाएंगे सर, ये 5 कर लें तो 85 आ जाएगा सर, ये 5 कर लें तो 15 आ जाएगा सर, 15% है। अच्छा सर व्हाट्स नेक्स्ट सर, और क्या है सर? और मेरे बच्चों डबल एंट्री क्या होती है सर? एनसीए को रिड्यूस करना आपने, डेबिट एनसीए करते हैं सर, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर्स, क्रेडिट करते हैं आप बैंक, ये लें सर। एक बैलेंसिंग अमाउंट एडजस्टमेंट टू इक्विटी बोलता होता था मैं उसे सर ये एडजस्टमेंट टू इक्विटी रिटेन अर्निंग में आके एडजस्ट हो जाएगी सर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्रेडिट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो डेबिट है तो नेगेटिव, और ये जो एनसीए है डेबिट क्रेडिट हो रहा है ये इधर एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये लास्ट चीज़ है। तो लें सर ये मैंने रिवाइज करा दी, ऑल्दो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की वीडियो भी पड़ी हुई है वहाँ पे, उसमें भी ये चीज़ है, लेकिन मुझे लगा कि अब ये मुझे करा देना चाहिए तो मैंने ये भी बता दिया। तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑनर्स भी इधर आ सकती है और उसमें ये दो वैल्यूज़ आएंगी, तो मैं वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑनर्स की ट्रांजैक्शन में एनसीए में एक एडजस्टमेंट जाएगी, और जो एडजस्टमेंट टू इक्विटी होती है ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑनर्स वो भी आ जाएगी सर। लें सर क्या सर इस लेवल पे लेके गया है कभी तक? कभी नहीं गया सर। नॉर्मली उसकी कोशिश होती है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ना पूछे, लेकिन फिर भी चलें अब शुरू कर ही लिया आप लोगों ने तो देख लें सर। फिर जो आपके पास डिविडेंड्स में लिख चुका हूँ, बिल्कुल लिख चुका हूँ। देन वी विल हैव अ कैरी डाउन बैलेंस विच इज क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस ईयर एंड पे आ जाएंगे सर, एडजस्ट करेंगे आ जाएंगे। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको पहले ही पता होना चाहिए था। मैंने सोचा इससे पहले कि क्वेश्चन शुरू हो मैं आपको ज़रा थोड़ा डीब्रीफ कर दूँ। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब मेरे बच्चों अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है मेरे बच्चों क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। याद रखना मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस भी कैलकुलेट करने हैं क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछे गए हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड इनकम स्टेटमेंट। सर कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं ज़रा, लेट मी जूम इन सर। लें सर ओडवे अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्वायर्ड अ सब्सिडरी होलगैर्थ ऑन 1 जुलाई 2002। सर कुछ देखें आपका ईयर एंड है सर 30 जून 2000 से। आपने सब्सिडरी काफ़ी साल पहले खरीदी हुई है सर। इसका मतलब है कि ये होलगैर्थ जो कंपनी है ये पूरी की पूरे साल की सब्सिडरी है। पूरे साल की सब्सिडरी तो पूरा साल कंसोलिडेट होगा। इनकम स्टेटमेंट में आपको ख्याल रखना पड़ता है, बैलेंस शीट तो सब्सिडरी है तो कंसोलिडेट होनी है, नहीं है तो नहीं होगी क्योंकि वो ईयर एंड बनती है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आपको ख्याल रखना पड़ता है। एंड एसोसिएट बेटर बी ऑन Jan 1 2005। सर मजे की बात ये भी पिछले साल से खरीदी हुई है, तो एसोसिएट भी पिछले साल से है। अब मेरे बच्चों एसोसिएट भी पिछले साल है, सब्सिडरी भी पिछले साल है, तो ये बात याद रखनी है। सर क्यों याद रखनी है सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो कैलकुलेट नहीं करनी, वो बैलेंस शीट आइटम है। गुडविल तो कैलकुलेट नहीं करनी, वो भी बैलेंस शीट आइटम है। तो मेरे बच्चों सुन लो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैलकुलेट करनी पड़े, क्योंकि समटाइम्स वो कह नहीं देता कि इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ सब्सिडरी पे, उसके लिए गुडविल चाहिए होती है। समटाइम्स वो कह नहीं देता कि एक 10% ऑफ गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड। अब 10% गुडविल इम्पेयर्ड होगी है तो गुडविल ही नहीं होगी तो 10% इम्पेयरमेंट कहाँ से निकलेगी? तो समटाइम्स आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें गुडविल कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है।
आप पेपर में कर लेंगे, आपके क्वेश्चन में आई गुडविल, गुडविल कैलकुलेट लाजमी करके देख लेना, क्योंकि आगे कोई ना कोई वो यूज़ करा लेगा, हो सकता है सब्सिडरी बिक जाए। अब मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं करूँगा। ओके सर, अब ऑर्डिनरी शेयर्स सर 400 थे सब्सिडरी के, और आपने इसमें से ख़रीदे हैं 320। सर 320 आउट ऑफ 400 सर, साफ पता चल रहा है कि आपने कितने परसेंट ख़रीदे हैं सर, 80% ख़रीद लिए हैं सर। तो सब्सिडरी जो है मेरे बच्चों 80% है, एनसी है 20% है सर, कई सालों पहले ख़रीदी थी 80%। सर एनसीए देख लेते हैं सर, एसोसिएट देख लेते हैं सर, 55 आपने बाय किया सर, आउट ऑफ मज़े की बात है 220 शेयर्स। तो सर इसका मतलब ये है कि 25% आपकी एसोसिएट है, तो एसोसिएट आपकी 25% है और सब्सिडरी जो है वो आपकी 80% है सर। अच्छा सर, व्हाट्स नेक्स्ट सर? सर रिजर्व्स गिवन है सर, रिटेन अर्निंग्स गिवन है आपको एक्विजिशन डेट के, शेयर प्रीमियम गिवन है एक्विजिशन डेट के, ठीक हो गया सर। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी गिवन है मेरे बच्चों, सब्सिडरी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स गिवन है 800 और एसोसिएट की भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गिवन है सर, गुडविल की कैलकुलेशन में चाहिए, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यार गुडविल की कैलकुलेशन में। मैंने कहा गुडविल कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, इस क्वेश्चन में ऑल तो जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में आपने करनी है तो इसलिए मैं भी कर देता हूँ यार गुडविल कैलकुलेट, ये कौन सा कोई बड़ा मुश्किल काम है। तो गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं सर? रिक्वायरमेंट तो नहीं थी गुडविल कैलकुलेट करने की सर, इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि आगे शायद यूज़ आ जाए, एहतियातन यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं सर। तो गुडविल मेरे बच्चों सब्सिडरी के लिए सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स खुद ही दे दिए उसने, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स, तो ये मैंने फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स इधर लिख लिए, एक्विजिशन डेट के गिवन है 800 है सर, ये लें सर 800 आ गए सर। सर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम भी गिवन है, ठीक है गिवन है, क्या किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 765 है सर, तो पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की है, पेरेंट की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर दैट इज़ 765। सर अब एनसीए का क्या करें, एनसीए भी लिखें सर, आपको पता है कि एनसीए प्रोपोर्शनेटेड या फेयर वैल्यू पे आनी है, मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं कैलकुलेट कर सकता। ओके सर, डन है सर, आपने यूज़ कर लिया बिल्कुल। सर ये रिटेन अर्निंग क्यों नहीं यूज़ की शेयर प्रीमियम? सर ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैं, 800 में शेयर कैपिटल भी है और शेयर प्रीमियम भी है, रिटेन अर्निंग भी है, शेयर कैपिटल भी है और फेयर वैल्यू गेन लॉस भी है अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है तो। डन है सर, समझ लगी सर। एसोसिएट सर, एसोसिएट की वर्किंग बना लें सर, बना के देखनी बना लें, शुरू कर लें। लेकिन ये गुडविल आपने कब की होगी कैलकुलेट? सर ये तो जुलाई 2002 में कैलकुलेट की है, ये इस साल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये जो गुडविल 2002 में कैलकुलेट हुई थी। ओके सर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बना लें, बिल्कुल बनाएं सर, ना बनाने की कोई वजह ही नहीं है सर। डन हो गया सर। अच्छा सर बनाएं सर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या ज़रूरत है? सर ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के, इसलिए बनानी पड़ेगी सर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बना लेते हैं सर। कॉस्ट, व्हाट इज़ योर कॉस्ट, ये लिखी हुई है इधर यार कहीं पे, ये लें 203, तो ये 203 आपने लिख लिया यहाँ पे सर, ये लें। शेयर ऑफ पोस्ट एक्ट प्रॉफिट सर, शेयर ऑफ पोस्ट एक्ट प्रॉफिट 203 आपने खरीदा है जी, 25% खरीदा है, तो शेयर ऑफ पोस्ट एक्ट क्या है? उस दिन नेट एसेट्स कितने थे? 380, 352। आज नेट एसेट्स कितने हैं सर? दिस इज इंपॉर्टेंट। आज नेट एसेट्स कितने हैं सर? इन सबको इकट्ठा कर लें, इन सबको इकट्ठा करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बड़े मजे की बात होने लगी है सर। सर इधर भी कर रहे हैं कैलकुलेट, देख लेते हैं सर। अब जरा और करना मेरे बच्चों, मैं चाह रहा हूं कि देख लूं मैं, क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं थी एक्विजिशन डेट पे। सर देख लेते हैं सर। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप अपनी कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट सारे इकट्ठे कर लें। शेयर कैपिटल मेरे बच्चों सब्सिडरी की पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ। शेयर कैपिटल ऑफ, ये लें सर, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी 400 है, ये आपको पता है एक्विजिशन डेट का ही होता है। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि एक्विजिशन डेट के बाद शेयर कैपिटल नहीं आया, कहाँ लिखा हुआ है सर? दिखाएं हमें, हमें नहीं यकीन आप पे। लें सर। सर वो कह रहा है कि नीदर इशूड न्यू शेयर्स सिंस एक्विजिशन, किसी कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए सिंस एक्विजिशन। वो कह रहा है नीदर सब्सिडरी नॉर एसोसिएट हैड रिजर्व्स अदर देन रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन डेट एंड नीदर इशूड न्यू शेयर्स सिंस एक्विजिशन। अच्छा सर, आगे मेरे भाइयों, आगे सर। फिर शेयर कैपिटल सारा प्री है। अच्छा 140 में से प्री कितना है मेरे बच्चों? 140 में से प्री कितना है? सर देखें एक्विजिशन रेट पे भी 140 ही था सर, ये भी आज भी 140 है। इसका मतलब है कि आपका सब्सिडरी जो है वो सारा का सारा प्री है। ये लें जी 140। सर रिटेन अर्निंग सर, रिटेन अर्निंग सर, दिस इज इंपॉर्टेंट सर। रिटेन अर्निंग कितनी है मेरे बच्चों? 83 थी, सॉरी 160 थी उस दिन, आज कितनी है? आज है 929।
सर कितनी पोस्ट है? पोस्ट मुझे चाहिए भाई। क्यों चाहिए सर? और सर वो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग नहीं बनानी, उसके लिए पोस्ट चाहिए सर। ठीक हो गया सर। लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट निकालते हैं सर। रिटेन अर्निंग्स थी आपकी उस दिन 160। सर आपके सारे नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू इन तीनों चीज़ों को मिला के बनती है। आपके शेयर कैपिटल 400 था एक्विजिशन रेट पे, 140 की आपकी शेयर प्रीमियम था, रिटेन अर्निंग 160 थी। इन सब को मिलाया जाए 400 प्लस 140 प्लस 160, तो ये मिलाया जाए तो 700 बनता है। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट 700 थी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी 800 है। तो कितने की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है मेरे बच्चों? कितना गेन आया हुआ है किसी एसेट पे, ये ज़रा सोचने वाली बात है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट पे 100 है, तो ये फेयर वैल्यू गेन है। क्या ये फेयर वैल्यू गेन इनकम स्टेटमेंट में जाना? नहीं सर, प्री है। प्री की चीज़ गुडविल में जाती है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती। तो सर लेके जाएं 100 गुडविल। और यार ये 800 पूरा ही ले गया हूँ, ये फेयर वैल्यू लिख तो चुका हूँ इधर, अब दोबारा क्या लिखूँ? बार बार लिखता फिरूँ? ये लें, इस 800 में है, ये गेन ऑलरेडी शामिल है। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्यों निकाली है सर? हो सकता है आगे ना बताया हो कि कितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, तो इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी पड़े। सर डन सर, ठीक है सर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी सर। इसी तरह से आप लोग एसोसिएट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी निकाल सकते हैं। सर एसोसिएट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, सर एसोसिएट का शेयर कैपिटल 220 था उस दिन, उसका शेयर प्रीमियम 83 था उस दिन, उसकी रिटेन अर्निंग्स 269 थी उस दिन। अगर ये तीनों थी तो अब आपने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन है 269 प्लस, अगर हम लोग बात करें 83 प्लस 220 मेरे बच्चों, ये अमाउंट आ गई 572। तो ये 572 आ गई सर, ये लें सर, ये 572 सर। मज़े की बात है सर। और उस दिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसकी भी थी। तो सर इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमें क्यों चाहिए सर? अभी समझाते हैं क्यों चाहिए सर, वैसे तो नहीं चाहिए होती। कितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है सर? माइनस करें आप लोग 652, तो सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 80 किया, तो इसके ऊपर भी 80 का गेन है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट सर, याद रखिएगा सर। डन है सर, याद रख लेंगे सर। अब सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बना ली है, कॉस्ट ले लिया है, शेयर ऑफ पोस्ट टैग ले लेते हैं, अभी थोड़ी देर में ले लेते हैं कि शेयर ऑफ पोस्ट टैग क्या है जी। शेयर ऑफ पोस्ट टैग साफ पता चल रहा है मेरे बच्चों। शेयर प्रीमियम 83 था, आज भी 83 है, कोई पोस्ट नहीं है। 269 से रिटेन अर्निंग 361 हो गई है, 269 माइनस 361, तो ये मेरे बच्चों अमाउंट हो गई यदि 92 की पोस्ट है। तो यह 92 में से अपना शेयर 25% लो, एसोसिएट की वर्किंग बन जाएगी। ये कौन सा कोई काम है? तो पोस्ट एक्ट का शेयर मेरे बच्चों आपने लेना था। सर ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी सर। आप क्यों करवा रहे हैं? मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर कैलकुलेट करवा लेता तो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ सर। तो 25% ऑफ 92 सर, ये अमाउंट आ जाएगी एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 23 सर। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग है सर। डन है सर, ठीक हो गया सर। आगे चलें सर। दो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पता चल गई हैं, गुडविल शुडविल क्या आइडिया हो गया सर। अच्छा सर डन। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे बच्चों? अब जी इनकम स्टेटमेंट गिवन है सर। ये एसोसिएट है, 25% एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट कभी कंसोलिडेट नहीं होती। 25% एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट नहीं होती। तो इसका मतलब ये है सर, इसकी सेल्स इग्नोर कर देंगे सर, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल, इसका ग्रॉस प्रॉफिट, इसका डिविडेंड इनकम, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ख़त्म कर देंगे सर, इसका इनकम टैक्स ख़त्म कर देंगे। लेकिन सर इस कंपनी से प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने उठाना। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती तो वो भी शेयर उठाते। यही तो एसोसिएट की अकाउंटिंग है। इसका मतलब है बच्चों, मुझे करना क्या चाहिए? मुझे इस 148 को, क्योंकि पूरा साल की एसोसिएट है, पिछले साल में खरीदी थी, ये सारा का सारा पोस्ट है, तो मुझे इसमें से 25% उठा लेना चाहिए और वो लिख देना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयर, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एज अ सिंगल लाइन आइटम लिख देना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट ले सर। तो इधर मैं टोटल बाद में करूँगा, तो मैं इधर आ रहा हूँ 148 मेरे बच्चों, 148 का 25% मैंने ये ले लिया। ये लें सर। सर इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया 80 का, तो सर ये डिविडेंड पेड ओटवे को भी मिला होगा। ओटवे ने पैसा लगाया हुआ है इस कंपनी में 25%, तो ये डिविडेंड जो 80 इसने पे किया है वो ओटवे को मिला होगा। तो सर वो एसोसिएट का डिविडेंड आपने बुक्स में से निकालना। इसका मतलब इस डिविडेंड इनकम में कुछ डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट भी होगा, अनलेस के वो कहे कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ।
तो सर मेरे बच्चों इस 80 में से 0.25 विच इज़ 20 का डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट पेरेंट को मिला होगा। तो मेरे बच्चों ये जो डिविडेंड इनकम है इसमें से 20 डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट आप माइनस कर देंगे। तो ये मेरे बच्चों ने माइनस करना है सर। 20 का डिविडेंड इनकम जो एसोसिएट से है माइनस हो गया। ये सर एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसका आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए। ओके सर, आगे सर, आगे देखते हैं मेरे बच्चों। अब डिविडेंड पे बात छिड़ी गई है, एसोसिएट का खत्म करना है। तो सर इसी तरह अगर एसोसिएट का खत्म करना है तो इसी तरह डिविडेंड किसने भी पे किया होगा, ये लें जी डिविडेंड, ये सब्सिडरी ने भी पे किया होगा। तो अगर डिविडेंड सब्सिडरी ने पे किया होगा तो इस सब्सिडरी में से भी तो पेरेंट को मिला होगा। कितना मिला होगा सर? 80% ऑफ दिस 80% ऑफ दिस, ये किसको मिला होगा? पेरेंट को मिला होगा सर। तो ये भी क्या करना है आपने? ये भी एलिमिनेट करना है मेरे बच्चों। तो सर 300 का 80%, 300 का 80% पेरेंट को मिला होगा 240 सर। तो ये 240 खत्म करें यार। सर इंटरेस्टिंग कहानी बन गई है। जब मैं ये 240 खत्म करूंगा सब्सिडरी का डिविडेंड यहां से, तो आपको लग पता जाएगा कि एक्चुअली 260 का 60 का डिविडेंड कुछ एसोसिएट से था, कुछ सब्सिडरी से था, सारा एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब है आपकी इस इनकम स्टेटमेंट में इस दफा डिविडेंड जो आएगा वो जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये बात समझ लगी होगी। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी एसोसिएट, यू नीड टू एलिमिनेट दैट डिविडेंड। ओके सर, समझ लगी सर। अब क्या करना है मेरे बच्चों? सर रिटेन अर्निंग्स ब्रॉट फॉरवर्ड गिवन है। ये क्यों गिवन है सर? सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं आप, यू नीड रिटेन अर्निंग साल के शुरू की। तो अगर आपको रिटेन अर्निंग साल के शुरू की चाहिए तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी गाइस कि रिटेन अर्निंग साल के शुरू की कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इनकम स्टेटमेंट पहले कैलकुलेट बना लूं और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे जाऊं। आपको भी यही करना चाहिए, जो एरिया आपको आता होगा पहले कर लेना। ये क्वेश्चन को बड़ा कॉम्प्लिकेट करके लेके ना चलना। क्वेश्चन में करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ लिख लेना कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए ये डाटा गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए सर ये डिविडेंड पेड भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है सर, अभी सिखाया था। ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाना है सर। सर डालना है सर। आगे बढ़ते हैं सर। सर वो कह रहा है दी ओडवे ग्रुप हैज अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग एनसीए एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए वाज 210 मिलियन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर ये एनसीए की फेयर वैल्यू है। सर दो बातें पता चल गई। एनसीए फेयर वैल्यू पे मतलब 100% गुडविल है, गुडविल भी कैलकुलेट कर लें। दूसरी बात जो मुझे समझ आ गई है मेरे बच्चों वो ये है कि 100% गुडविल है तो इंपेयरमेंट लॉस में एनसीए का हिस्सा भी होगा। ठीक है सर, 210 मैंने उठाया, इधर लिखा सर, तो आपको साफ पता चल गया है कि 210 की ये ले दी, यहाँ से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो सर कितनी गुडविल आएगी सर? साफ पता चल रहा है सर, ये 5 है सर। सर ये कितने हैं सर? ये 7 है सर। अच्छा सर ये कितना है सर? ये 1 है सर। 175 की गुडविल है सर, ये गुडविल है। ठीक है सर, एनसी 100% पे है सर। दूसरी एडजस्टमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स मूव सर टुवर्ड्स थर्ड एडजस्टमेंट। The fair value difference on the subsidiary relates to property, plant and equipment being depreciated through the cost of sales over the remaining life of 10 years from the acquisition date. वो कह रहा है जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, गौर नहीं किया आप लोगों ने, गौर नहीं किया आप लोगों ने। सर ये लें सर, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सर, ये 100 की सर, लेट मी लें सर, ये 100 सब एसोसिएट की भी थी 80। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की है। ओके सर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की है तो क्या करें सर, बता दें सर। कितनी थी सर? 100। वो कह रहा है 10 ईयर्स पे डेप्रिशिएट हो रही है फ्रॉम द एक्विजिशन रेट। द फेयर वैल्यू डिफरेंस ऑन द एसोसिएट्स रिलेट टू पीस ऑफ लैंड विच हैड नॉट बीन सोल्ड सिंस एक्विजिशन। लेकिन वो कह रहा है एसोसिएट की का डेप्रिसिएशन का पंगा नहीं है बाद में। एसोसिएट का इसका मतलब है कोई पंगा नहीं था, एक्विजिशन डेट पे ये गेन था। पोस्ट होता, अगर पोस्ट कुछ होता तो आपको पता है ना, पोस्ट कुछ होता तो एसोसिएट से लेना था। अगर पोस्ट में डेप्रिसिएशन होती तो उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके अपना हिस्सा उठा लेना था आपने, और अगर कोई बाद में गेन आया तो उसका हिस्सा भी मैंने उठा लेना था, लेकिन नहीं आया सर, थैंक्स टू हिम। अब सर मुझे चाहिए कि मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं फॉर द ईयर। अब मैंने जानबूझ के दो काम किए। मैंने काम किया डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। सर ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन टिल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर?
सर बताएं ना क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं सर? सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ओपनिंग बैलेंस चाहिए इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं सर। 10 फॉर द ईयर, तो ये काम करना है सर आप लोगों ने। सर साल का स्टार्ट है फर्स्ट, साल का स्टार्ट क्या है सर? 30 जून ईयर एंड है आपका 2006, तो 1 जुलाई 2005 साल का स्टार्ट है। 1 जुलाई 2005 तक की डेप्रीसिएशन चाहिए आपको, फॉर द ईयर चाहिए 1 साल की। सर कंपनी खरीदी कब थी सर? सर देख लेते हैं कंपनी कब खरीदी थी सर। कंपनी मेरे बच्चों हमने खरीदी थी एग्जैक्टली अगर आप गौर करो, कंपनी हम लोगों ने खरीदी थी जुलाई 2002 में। सर जुलाई 2002 में खरीदने का मतलब क्या था सर? जुलाई 2002 में खरीदी, 2003 आया, 2004 आया, तो 2005 आया। 3 ईयर्स सर। सर 3 ईयर्स सर, यहां तक 3 ईयर्स यूज हुई सर। सर 3 ईयर्स सर, 1 जुलाई तक और 1 साल इधर सर, तो 3 सालों की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी सर? ये देख लेते हैं सर, अभी देख लेते हैं सर। 100 डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये 10 की डेप्रीसिएशन है सर। 30 की डेप्रीसिएशन साल के शुरू तक की आएगी सर, पिछले सालों। सर मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले सर? मुझे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग साल के शुरू की चाहिए, तो साल के शुरू तक की जितनी एडजस्टमेंट्स है वो इधर कर लूंगा। इस साल इसकी कितनी आई है सर? 10 आई है सर। डन है सर, समझ लग गई सर। लेकिन एक और चीज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से रिलेटेड मुझे मिल गई है, वो ये 30 है, तो इसके साथ भी मैंने ऐसे लिख लिया। मैं चाह रहा हूँ मैं एंड पे बिल्कुल कराऊँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या क्या आना है, ताकि और ज़रा थोड़ा फोकस करके सीख सकें। ओके सर, नेक्स्ट सर, आगे क्या है सर? फॉर द ईयर सर 10 है, तो फॉर द ईयर जो डेप्रीसिएशन है मेरे बच्चों वो तो इधर ले आए हैं सर, और तो कुछ नहीं लेके आना। चलें फॉर द ईयर डेप्रीसिएशन तो ले आए सर, तो फॉर द ईयर डेप्रीसिएशन ले आते हैं सर। कॉस्ट ऑफ सेल में आनी है मेरे बच्चों इस साल की डेप्रीसिएशन, तो लें ये 10 की डेप्रीसिएशन इधर आ गई। सब्सिडरी की डेप्रीसिएशन एनसीए के शेयर में भी जानी है सर, तो एक एनसीए का शेयर कैलकुलेट करते होते हैं हम, तो उधर भी जानी है सर। तो क्यों ना मैं अब थोड़ा सा बड़ा बन के, थोड़ा समझदार बन के, बजाय इसके कि मैं एक अलहदा वर्किंग ओपन करूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ही वर्किंग ओपन कर लूँ? बिल्कुल की जा सकती है सर, लेकिन आप सर हमें तो बढ़ाना ना समझें, आप प्लीज़ ज़रा हमें हमारे लिए अलहदा वर्किंग बना दें। सर आपके लिए अलहदा वर्किंग बना देते हैं सर। सर एनसीआई शेयर की कैलकुलेशन आपने शुरू की, एनसीआई शेयर, तो आपके पास पैट का एक आया कॉलम, एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉलम है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं आ रही, तो सर पैट डेप्रीसिएशन सर ये लें सर, ये डेप्रीसिएशन आ गई। कितनी अमाउंट है सर डेप्रीसिएशन की? 10 फॉर द ईयर, ये बन रहा है सारा कुछ, तो ये 10 इधर आ गया सर। डन है सर, आगे चलें सर। व्हाट्स नेक्स्ट सर? सर ये एडजस्टमेंट भी होगी सर, आगे चलते हैं। बड़ा मज़ेदार एडजस्टमेंट है सर। एज कंपनीज इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड 87 ऑफ ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। सर ये एज कंपनी है कौन सी सर? लें सर ये कंपनी होल गैथ के नाम से कंपनी, जो सर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी सर। होल गैथ इंटेंजिबल एसेट्स, सब्सिडरी के इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड 87 ऑफ ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। सर ट्रेनिंग कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट बनाया हुआ है सर। सर देखें ना ज़रा क्या हालत हो गया सर, ये तो एक्सपेंस होता है, मार्केटिंग कॉस्ट भी एक्सपेंस होती है। ये देखें ज़रा इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग कॉस्ट इनके ड्यूरिंग द ईयर, ये इस साल का पंगा है, इसका पिछले साल से कोई ताल्लुक नहीं, ये ओपनिंग के साथ पंगा नहीं है। इस साल उन्होंने 2 ऐसे एक्सपेंसेस थे जो गलत बनाए हुए हैं, 87 और मार्केटिंग कॉस्ट है मिला के टोटल इंटेंजिबल एसेट्स हैं। So the directors of Whole-Gap believes that these should be capitalized as they relate to the startup period of new business venture in Scotland and intend to amortize the balance over 5 years from 1 जुलाई 2006। ये मेरे साल से ऑनवर्ड्स अमोर्टाइज करना चाह रहा है, तो सर ना एसेट है, एसेट को रिवर्स करें। अगर अमोर्टाइजेशन को चार्ज हुई होती तो मैं उसको भी रिवर्स करता, लेकिन थैंक्स टू हिम ये अमोर्टाइजेशन अगले साल से शुरू होनी है। अच्छा सर क्या डबल एंट्री बनती है सर? सब्सिडरी है, सब्सिडरी की चीज़ें याद रखना सर। डेबिट आप करेंगे एक्सपेंस, क्रेडिट आप इंटेंजिबल एसेट करेंगे। ये वो एक इंटेंजिबल एसेट है जो रॉन्गली ट्रीट हुआ था, तो आपने इसको डेबिट एक्सपेंस करके क्रेडिट इंटेंजिबल एसेट्स कर दिया सर। सर समझ लगी सर? 87 अमाउंट है, बिल्कुल सर ये 87 सब्सिडरी पोस्ट की चीज़ है सर। इस साल सब्सिडरी ने ये पंगा किया है। सब्सिडरी पोस्ट का मतलब है मेरे बच्चों इनकम स्टेटमेंट में तो लेके जाना ही है, साथ में एनसीए शेयर में भी लेके जाना, तो यही तो सीखा था सर, बचपन में भी यही सीखा था। तो सर लें सर, ये एनसीए शेयर में भी चला जाएगा सर, तो 87 लिखें सर। 87 डेबिट करना है सर, तो एक्सपेंस बढ़ा दें ज़रा 87 से। ये डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन ना यहाँ पे इकट्ठे ही गिवन थे, तो लें सर ये डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन में 87 जाके सर मैंने क्या कर दिया, ऐड। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस में जाके ऐड हो गया, और यहाँ से ये एक्सपेंस जो कि
चार्ज गलत कैपिटलाइज हुआ था तो ये एक्सपेंस, मैं अब प्रॉपर नहीं लिख रहा, टाइम निकल जाता है उसमें, तो 87 आप प्रॉपर लिख दीजिएगा। इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ किया आपने 87 से, तो इंटेंजिबल एसेट जो आपने राइट ऑफ किया है वो आ गया। साथ में इधर एंट्री भी लिख दीजिएगा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एक्सपेंस आपने जो राइट ऑफ किया है ये वो है सर। व्हाट्स नेक्स्ट सर, अब आगे क्या करना है सर हमने, हो गया सर। ये 87 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो पास पेपर में जब आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन, तो तब ये 87 उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज किया होगा। रीज़न तो नहीं बनती मार्केटिंग एक्सपेंस 87 में उन्होंने चार्ज करने की, लेकिन उन्होंने किया हुआ तो आप उधर भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं भी वही कर देता हूँ जो उन्होंने किया हुआ है। लें जी 87 में यहाँ से उठा के 87 इधर चार्ज कर देता हूँ ताकि उनके साथ मेरा आंसर मैच कर जाए। ओके सर, आगे क्या है सर, आगे एडजस्टमेंट हो चुकी है मेरे बच्चों। व्हाट्स नेक्स्ट, ये इन्फॉर्मेशन है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2006 8 सोल्ड गुड्स टू ओटवे। सर सब्सिडरी इज अ सेलर, सर बड़े मजे की बात नहीं होगी, सब्सिडरी सेलर है सर, ठीक है सर। टू फॉर 1300 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर 1300 की सेल्स है। तो सर क्या डबल एंट्री होती है सर, सर आपको पता ही है सर, डेबिट आपने सेल्स करना है, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल करना है सर। ये डबल एंट्री पढ़ाई हुई है मैंने, डेबिट सेल्स क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, एक की सेल्स कम करें दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल कम करें सर। सर डन है सर। आगे सर, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट 30% ऑन सेलिंग प्राइस, 140 ऑफ दीज वर्स हेल्ड बाय ओटवे ऑन जून 2006। तो सर ईयर एंड पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसके साथ डबल एंट्री बना लें। अनरियलाइज प्रॉफिट सारी गुड्स पे नहीं होता, सिर्फ 140 की गुड्स पे होगा, और 30% मार्जिन है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है ना, ये देखें 30% ऑन सेलिंग प्राइस है, तो 30% ले लें इसका। तो जब मैंने 140 का 30% लिया मेरे बच्चों, तो मेरे पास आ गया एग्जैक्टली 42, तो मेरे पास 42 आ गया। तो सर 42 की वैल्यू आ गई सर, आपने डबल एंट्री पास करनी है। मैंने जो डबल एंट्री सिखाई हुई है दैट इज डेबिट प्रॉफिट, जो अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, क्रेडिट आप लोगों ने क्या करना है, क्रेडिट आप लोगों ने इन्वेंट्री करनी है सर। क्लोजिंग स्टॉक कितने से सर, 42 से। हु इज़ द सेलर सर, हु इज़ द सेलर, सब्सिडरी इज द सेलर। तो सब्सिडरी के बारे में मैंने तो आपको बताया हुआ है कि एक इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है इसकी चीज़ों को, और इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ एनसीए शेयर में से भी जाके माइनस कर देना 42। सर अगली बात बड़ी मज़े की है सर। सर अगली बात क्या है सर, क्या मज़े की बात आ गई सर। सर 60 मिलियन का जून 30 2005 पे भी क्या था, आपका था अनरियलाइज जो गुड्स थी, जो अनसोल्ड गुड्स थी, वो पिछले साल भी पड़ी हुई थी 30 जून पे। तो इसका मतलब है सर ओपनिंग नेट एसेट्स भी आ गए हैं सर। बैलेंस शीट में अगर एडजस्टमेंट होती तो इग्नोर होती, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में इसको डील करते हैं आप। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपका था अनरियलाइज प्रॉफिट, अब मैं ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो ओपनिंग के ऊपर मैं कैलकुलेट करूँ 60 का 30% वुड भी, अगर आप 60 का 30% लेंगे तो ये 18 आ जाएगा सर, 60 का 30%। तो मेरे बच्चों डबल एंट्री क्या होती है सर, डेबिट करेंगे आप लोग रिटेन अर्निंग, डेबिट प्रॉफिट करना है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग है ये, तो डेबिट ओपनिंग रिटेन अर्निंग डेबिट करनी है आपने। डेबिट प्रॉफिट मतलब ओपनिंग रिटेन अर्निंग डेबिट सर। अच्छा सर, और क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल करें सर। पर अगर आप और करें तो थोड़ी सी डबल एंट्री रिवर्स हो गई है सर। पहले इन्वेंट्री क्रेडिट थी, प्रॉफिट डेबिट था, अब आपने प्रॉफिट को डेबिट किया लेकिन ओपनिंग प्रॉफिट को, और ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल है सर एक्चुअली। अब आपने क्या किया, ओपनिंग रिटेन अर्निंग को डेबिट किया, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट किधर शामिल है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में शामिल है ना, तो उसको जाके डेबिट किया, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल कर दिया। सर कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट क्यों किया है सर, ये कुछ लोग सोच सकते हैं सर पिछले साल का क्लोजिंग के ऊपर है ना ये अनरियलाइज्ड, इस साल का ओपनिंग है और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो इसलिए सर ये 18 सर ये कॉस्ट ऑफ सेल में से जाके लेस हो जाएगा, ये 18 जाना है सर, समझ आ गई सर, 18 लेस होना है, और इनकम स्टेटमेंट में भी जाना है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की चीज़ है सर। सर डाना है सर, पोस्टिंग कर दें सर ताकि समझ आ जाए सर। तो सर ने पोस्टिंग करने की सोच लिया सर। सबसे पहले तो मेरे बच्चों अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपका आ रहा है वो पहले तो सेल्स ख़त्म करें ना। इंट्रा ग्रुप सेल्स है मेरे बच्चों 1300 है सर, 1300 मेरे बच्चों यहाँ से लेस कर देंगे आप लोग, यहाँ से 1300 आप यहाँ से भी लेस कर देंगे। इंट्रा ग्रुप सेल्स परचेजेस आपने माइनस कर दी, प्लस किया आपने यहाँ पे इस साल का अनरियलाइज प्रॉफिट विच वाज 42, मेरा ख्याल है 42 है, 42 ही है सर। डन है सर, इनकम स्टेटमेंट में भी जाना है सर। इनकम स्टेटमेंट में क्यों जाना है मेरे भाइयों, सर इनकम स्टेटमेंट में इसलिए जाना है क्योंकि
इनकम स्टेटमेंट में क्यों जाना है सर? इसलिए जाना है कि एनसीआई का इनकम स्टेटमेंट में आया, एनसीआई के शेयर में भी जाना है क्योंकि सब्सिडरी का है। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक का ये 42 डेबिट हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ओपनिंग स्टॉक का लाइन, सर ओपनिंग स्टॉक का इधर से माइनस हो जाएगा सर। कितना था सर? मेरे ख्याल से 18 था सर। ये क्रेडिट आपने कॉस्ट ऑफ सेल करना था और क्रेडिट की चीज़ सर इधर आके, ये तो प्रॉफिट की वर्किंग है ना, तो ऐड हो जाएगी सर। तो ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इधर आ गया सर। अच्छा सर, ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इधर आ गया। आगे बताएं सर, आगे क्या करना है मेरे बच्चों? दिस इज इंपॉर्टेंट सर। आगे है मेरे बच्चों, सेल्स होगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन एक और चीज़ याद आ गई मुझे कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जानी है, तो मैंने इसके साथ भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 18 का ओपनिंग कैलकुलेशन में, तो ये इसके साथ मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिख ली। तो एट द एंड मैं सारे इकट्ठे करूंगा, मैं अभी पंगे में नहीं पढ़ना चाह रहा, इसलिए मैं साथ साथ नहीं कर रहा। ओके गाइस, सर आगे सर, आगे सर। सर ओटवे सोल्ड गुड्स, ओटवे इज अ पेरेंट, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1000 टू बेटर बी ड्यूरिंग द ईयर। तो सर 1000 की चीज़ें बेची हैं सर इन्होंने। किसको बेची हैं सर 1000 की चीज़ें? सर बिल्कुल ठीक सर, 1000 की चीज़ें बेची हैं इस एसोसिएट को। सर एक्चुअली ये 1000 नहीं है, एक्चुअली 1 मिलियन है, तो इसको प्लीज़ ज़रा 1 मिलियन कर लीजिएगा। ये लें सर, 1 मिलियन है सर। 1 मिलियन मतलब टोटल 1000 बनेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन ये कॉपी करते हुए मसला हुआ 1 मिलियन है सर। टू बेटर बी ड्यूरिंग द ईयर चार्जिंग 25% मार्जिन ऑन सेल्स, 10% ऑफ सेल गुड्स रिमेन अनसोल्ड बाय बारबी। तो सर इसके क्या करना होता है सर? 1000 टोटल गुड्स हैं, अनसोल्ड, सोल्ड गुड्स सॉरी, टोटल बेची जो है, उसमें से 10% ऑफ गुड्स स्टिल रिमेन अनसोल्ड बाय, इसका सिर्फ 10% लेंगे आप सर। इसका जब 10% लेंगे आप तो वो बनेगा सर 100 की अनसोल्ड गुड्स हैं सर। अनसोल्ड गुड्स के ऊपर 25% मार्जिन है मेरे बच्चों। 25% मार्जिन लगाएंगे तो 25 का प्रॉफिट आएगा सर। क्या 25 के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से एंट्री पास कर दूं? ना, ये एसोसिएट को बेचा है। जब एसोसिएट को बेचा होता है ना, तो मेरे बच्चों 25 का एग्जैक्टली आपको लेना पड़ेगा अपनी परसेंटेज जो मेरा ख्याल है 25% ही थी, तो 25 का 25% मेरे बच्चों, तो 25 का एग्जैक्टली अगर मैं 25% लूँ तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 6.25। तो सर ये 6.25 है सर। डबल एंट्री बता दें सर। सर हु इज़ द सेलर? डेबिट प्रॉफिट करना होता है आपने हमेशा। इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। सब पेरेंट सेलर है सर, पेरेंट के प्रॉफिट्स में से कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऐड हो जाएगा। क्रेडिट किसे करना है सर? जब पेरेंट सेलर होता है ना, यानी इन्वेस्टर सेलर होता है, एसोसिएट बायर होता है, तो इन्वेंट्री एसोसिएट के पास पड़ी होती है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट होता है। तो सर 6.25 से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी क्रेडिट होगी। तो मैंने ऊपर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग ओपन की हुई है, उधर से भी माइनस होना चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं माइनस नहीं कर रहा। एट द एंड टाइम हुआ तो मैं करा भी दूंगा माइनस। ये प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में जाना है सर। पेरेंट इज अ सेलर, तो 6.25 मेरे बच्चों ये लें सर, ये इधर आ जाएगा 6.25। ये लें सर, ये लें सर 6.25, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इधर आ गया सर। सर एसोसिएट सेलर होती ना तो फिर बेहतर ये था कि इधर से माइनस करते, ये जो शेयर आना था ना फिर इसमें से माइनस करना बेहतर था। एसोसिएट सेलर हो तो इधर से माइनस किया करें, पेरेंट सेलर हो तो फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऐड कर दिया करो। ठीक है सर, लग गई समझ सर। आगे चलते हैं सर। व्हाट्स नेक्स्ट सर? सर ये क्यों नहीं लेके गए आप एनसीए में? सर पेरेंट इज अ सेलर सर, पेरेंट सेलर है सर। ओके सर, डन है सर। व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब ज़रा आगे चलते हैं सर। ये एडजस्टमेंट भी होगी सर। क्या साल के शुरू में कोई पंगा था? नहीं सर, यहाँ पे साल के शुरू में कोई पंगा नहीं था। डन है सर। आगे सर। एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट हैव इंडिकेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 100 मिलियन रिलेटेड टू द रिकग्नाइज्ड गुडविल इन एज। सर बड़े मजे की बात है सर, खुद ही दे दिया लॉस। शुक्र है गुडविल का 10%, 20% नहीं कहा, अदरवाइज गुडविल का 20% लेना पड़ता। ऑल तो हमने तो कैलकुलेट कर ली थी, और अगर आपने पहले क्वेश्चन में ना कैलकुलेट की होती, ये सोच के एक इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो आप कैलकुलेट करनी पड़ जानी थी। लेकिन सर 100 का लॉस गिवन है सर, इसमें एनसीए का शेयर है, याद रखना। एंड इंक्लूडिंग 25 मिलियन इन द करंट ईयर। सर इसमें से 75 पिछले साल का है और 25 इस साल का है सर। सर आपको पता है इस साल इनकम स्टेटमेंट में ये जाना है, तो सर पिछले साल का क्यों गिवन है? सर आपको पता तो है पिछले सालों का क्यों गिवन है। बैलेंस शीट में सारे सालों के जाते हैं डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस, लेकिन ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा। ये मैंने ओपनिंग रिटेन अर्निंग लिखी है ORE, प्लीज़ परेशान ना होने बैठ जाना। क्रेडिट आप गुडविल करेंगे, ये पिछले सालों का है 75। ओके सर,
डन है सर, 100% गुडविल है, इसमें एनसीआई भी है, एनसीआई भी है इसमें। ओके सर, आप इस साल का कितना है 25 सर, तो ये 25 इस साल का आ गया सर, ये इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगा और एनसीआई में भी जाएगा, ये फॉर द ईयर बनती है इनकम स्टेटमेंट। सर अच्छा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25, तो ये 25 सर आपके पास आ गया है, क्या आया बाय द वे, तो 25 इम्पेयरमेंट लॉस आया मेरे बच्चों। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस किधर चार्ज करना चाहिए सर, मर्जी है सर, चाहे तो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दो, चाहे तो एडमिन में चार्ज कर दो। वो कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर रहे हैं लोग, तो हम भी कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर देते हैं मेरे बच्चों। तो लें दिए हमने कॉस्ट ऑफ सेल में 25 सिर्फ इस साल का लेके आए हैं 25, और ये इम्पेयरमेंट लॉस हमने एनसीआई की वर्किंग में भी लिख दिया। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस मैंने यहाँ पे भी लिख दिया मेरे बच्चों, ये इम्पेयरमेंट लॉस आपने यहाँ पे भी लिख दिया। तो 25 इम्पेयरमेंट लॉस सर ये इधर आ गया, 25 इम्पेयरमेंट लॉस ये यहाँ पे आ गया, डन है सर, आ गया सर। आगे सर ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट होने वाली एक और चीज़ आ गई है सर, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं सर। सर लें जी सर, नो आगे दी द ओडवे ग्रुप रिकग्नाइजेस इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल इन कॉस्ट ऑफ सेल, खुद बता दिया सर, कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाना चाहिए था, खुद जो कह दिया वो मानना है। नो इम्पेयरमेंट लॉस टू डेट हैज़ बीन नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट इन बेटर बी, सर एसोसिएट पे कोई लॉस नहीं है सर। लें सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। सर क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है सर, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है मेरे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। गाइस ये पेरेंट सब्सिडरी की चीज़ें मैं पहले ही ले आया था, तो अब मैंने वैल्यूज़ सामने लिखी हुई हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा। अब आप लोग घर में बैठ के कैलकुलेशन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि करना क्या। तो अब मैं मेरे बच्चों सिर्फ इनका टोटल लिखने जा रहा हूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि टोटल्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों ये जी आपके पास आ रहा है रुपीज़, हमारा जो मिलियंस में सारी कैलकुलेशन चल रही है हमारी। ओके गाइस, तो लेट्स सी गाइस आगे क्या करना है। अगर बीच में को मैं एक आधी वैल्यू गलत भी ली है मैंने, तो मिलियंस और थाउजेंड्स के चक्कर में, तो प्लीज़ कंसीडर करना कि वैल्यू सारी ठीक है। मुझे लग रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट में मैं थोड़ी गलती कर गया था। ओके सर, अब आपके पास ये जो अमाउंट आ रही है मेरे बच्चों, ये कितनी आ रही है सर, ये आ रही है 7 लें जी 440, ये पेरेंट की हैं, ये सब्सिडरी की हैं, मैंने पहले लिख ली थी टाइम ज़रा बचाने के लिए। तो सर ये आ गया 7380 सर, ये 7380 आ गया सर। मैंने इसका टोटल किया है तो सर ये आ गया 4476 सर, ये 4476 आ गया सर। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है सर, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया 2904, ये इधर से कैलकुलेट होना है, ये ऐड नहीं होता सर। डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जो एडमिन है वो ऐड किया दोनों, तो ये 910 बने मेरे बच्चों, तो 910 एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन है सर। फाइनेंस कॉस्ट अगर हम बात करें तो 550 + 80 130 आ गया सर। फाइनेंस कॉस्ट इज़ 130, आपके पास ये लेस हो जाती होती है। डिविडेंड इनकम 0 हो गया था सर, एक एसोसिएट पेरेंट वाले थे सर, और तो कुछ था ही नहीं सर। ओके सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एज इट इज़ आ गया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आपने 30 ये बनता है 30.75, तो 30.75 लिख लिया था मैंने, ये लें सर, ये एज इट इज़ आ गया था सर। ओके सर, व्हाट्स नेक्स्ट सर, आगे क्या है सर। एसोसिएट सर प्रॉफिट आप लोग पहुंच गए हैं, अगर हम बोर करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोगों ने इसी तरह कैलकुलेट कर लेना, ये ऐड नहीं होना था। लें जी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जो भी अमाउंट आ रही है उसमें से टैक्स एक्सपेंस आप माइनस करेंगे मेरे बच्चों। टैक्स एक्सपेंस जो आ रहा है वो 604 आ रहा है, तो 604 आप उसमें से माइनस करेंगे सर। जब आप ये माइनस करेंगे तो मेरे बच्चों प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ जाएगा, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1290.75, ये सर आपके पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1290.75। अब सर एनसीआई का शेयर कितना है सर, इसमें सब्सिडरी पोस्ट इनकम स्टेटमेंट लिखा उठा लें और लिखें इधर। तो एनसीआई का शेयर, एनसीआई की जो हमारे पास कंपनी है सब्सिडरी है, जो उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 616 है। 616 इधर लाएंगे सर, पूरे साल की कंपनी है 616, तो सर ये 616 इधर आ गया मेरे बच्चों, ये से 616, ये एनसीआई ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, सब्सिडरी का एडजस्टेड प्रॉफिट यह है। तो ये जो प्रॉफिट सब्सिडरी का एडजस्टेड आएगा, इसी प्रॉफिट में अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, ऑब्वियसली इसी में से आप एनसीआई कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे बच्चों जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, जो भी टोटल मेरे पास अमाउंट आएगी, 616 था, फिर 10 माइनस हुआ, फिर 25 माइनस हुआ, फिर 87 माइनस हुआ,
फिर 42 माइनस हुआ, 18 ऐड हुआ, टोटल मिला के बनता है मेरे बच्चों 470। ये 470 के ऊपर मैं एनसीए की परसेंटेज अगर लगा दूँ विच इज़ एग्जैक्टली 20% एनसीए है, तो इसका 20% एनसीए का शेयर, तो 47 इंटू 20% वुड बी 94, तो ये 94 आ गया सर, ये एनसीए का शेयर है। तो मेरे बच्चों ये एनसीए का शेयर आप 94 इधर लिखेंगे, तो सर 94 अगर एनसीए का शेयर है, तो मेरे बच्चों मुझे ये बताएं कि वो 1290 में से अगर इतना शेयर एनसीए का है, तो जो बाकी बचा इसमें से माइनस कर दें, ये पेरेंट का शेयर है, तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है एग्जैक्टली 1196.75। तो सर ये इनकम स्टेटमेंट बन गई सर, इनकम स्टेटमेंट बन गई है। तो अब बहुत इजी है कि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लें, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना लेते हैं मेरे बच्चों। लें जी, उसमें सिर्फ मसला ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स का होता है मेरे बच्चों, बिलीव मी, इसके अलावा कोई मसला नहीं। तो लेट्स सी गाइस कि अब हमने करना क्या। तो ये मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्मेट पे आ गया हूँ, लेकिन मुझे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स चाहिए। लेकिन जो चीज़ें मैं इजीली लिख सकता हूँ, सपोज करें मुझे पेपर में बैठे ये चीज़ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा गाइस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो सर मैं ये करूँगा कि मैं जो चीज़ मुझे पता चल रही है मैं वो लिखता जाऊँगा। जैसे मुझे टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का शेयर पता चल गया है, तो जब मुझे टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का शेयर पता चल गया, तो यार जो पता चल गया वो तो लिखो ना। तो इसका मतलब ये है कि सर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इधर यहाँ इसके आगे आप लिख सकते हैं। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स में आपने लिखना था 1196.75, ये लें सर। ये एनसीए में आपने लिखना था एग्जैक्टली 94, ये लें सर, ये आ गया सर। अच्छा सर टोटल क्या आ गया सर, टोटल आ गया 1290.75 सर, ये देखें टोटल आ गया, प्रॉफिट यही था। इधर आप टोटल भी कर रहे होते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता है, आपका एग्जामिनर प्रॉपर फॉर्मेट देखता है, तो इसलिए यार बना लेना, अगर टाइम ना हुआ तो जल्दी निकल जाना। लें सर, ये इन्फॉर्मेशन थी सर। अच्छा सर, और सर डिविडेंड्स पेड बाय पेरेंट आ रहे हैं सर, ये क्वेश्चन में लिखे हुए हैं डिविडेंड्स पेड बाय पेरेंट, ये देखें ज़रा, ये डिविडेंड ये सब्सिडरी ने पे किया, पेरेंट ने 250 किया। इस सब्सिडरी में कुछ एनसीए को भी गया है ना, 300 का 20%, 60 एनसीए को भी गया है, तो वो भी लिख लें सर। तो मैं आया इधर मैंने लिखा डिविडेंड पेड बाय पेरेंट। तो डिविडेंड पेड बाय पेरेंट जो है मेरे बच्चों वो है 250, तो डिविडेंड पेड बाय पेरेंट ये 250 है, ये आपने लिख दिया सर। ये लें सर, ये एक ही लाइन में लिख लेना चाहिए, डिविडेंड पेड खाली काफ़ी है, और ये एनसीए को आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो सब्सिडरी ने दिया, सब्सिडरी ने 300 दिया था, उसमें से एनसीए को 20% मिला, वो आपने इधर लाना है मेरे बच्चों। तो ये 300 का 20% वुड बी 60। तो सर ये लें जी, ये 60 आ गया मेरे बच्चों, ये लें जी, ये 60 आ गया सर। अच्छा सर व्हाट्स नेक्स्ट सर, डिविडेंड पे टू एनसीए भी हो गया सर, डिविडेंड्स भी है, ये सीधे सीधे पता चल रहे थे, तो ये आपने लिख लिया है। इसी में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो अब मैंने क्योंकि लहदा कॉलम बनाए हुए हैं, तो ये 250 इधर, 60 इधर, अदरवाइज ये एक ही लाइन में आ जाने थे। अच्छा सर, और सर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, वो भी लिखते हैं। ये अगर भूल भी जाते हो तो चलो खैर है यार, अब क्या किया जा सकता है, क्या ख्याल है। तो लेकिन जितना हुआ उतना प्लीज़ कर दीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह सारा होगा सर। लेट्स सी गाइस कि अब हम लोगों ने करना क्या है। तो मैं शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम लिख दूं ज़रा, बैलेंस शीट में गिवन है, कोई मूवमेंट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, कोई शेयर्स नहीं इशू किए, और सिर्फ पेरेंट के आने हैं, ये 1200 दैट्स इट। तो 1200 मेरे बच्चों ये आ गया यहाँ पे। तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो सर मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा सर, ये 1000 यहाँ पे आ गया, और 200 मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे बच्चों, ये 200 आ गया, और यही क्लोजिंग है। तो सर ये लें सर, ये 1000 क्लोजिंग भी यही है सर, और क्लोजिंग शेयर प्रीमियम भी यही है। तो सर ये मज़े की काम है सर, अब सिर्फ रिटेन अर्निंग और एनसीआर निकालें और कहानी ख़त्म है सर। ओके भाईस, तो मैं इसके लिए अब एक छोटी सी 2 वर्किंग्स जो पेरेंट की हमेशा बनाता होता हूँ कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग के लिए, वो मैं बना लेता हूँ सर। तो ये लें सर, ये मैंने सारी की सारी वर्किंग्स बना ली, तीनों की तीनों वर्किंग्स में टाइम बचाने के लिए बना ली हैं। जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है सर। साल के शुरू की पेरेंट की रिटेन अर्निंग गिवन है सर, ये देखें, ये 570 आपने ले ली सर, ये 570 गिवन है। अच्छा सर सब्सिडरी की साल की शुरू की रिटेन अर्निंग्स गिवन है साल के शुरू की, लेकिन हमें सारी नहीं चाहिए होती, वी जस्ट नीड पोस्ट। तो 613 में से अगर आप प्री माइनस करें, तो जो गिवन थी आप लोगों को प्री, ये 160, तो आपके पास पोस्ट आ जाएंगी मेरे बच्चों। तो सर ये आप लोगों के पास पोस्ट आ गई सर, डन है सर। ये पोस्ट बनी 343 साल के शुरू तक की पोस्ट। सर कितनी एडजस्टमेंट थी जो आप लोगों ने एडजस्ट करनी थी सर, ये देख लेते हैं ज़रा। ये इम्पेयरमेंट लॉस जो साल के शुरू तक आ चुका था, तो 75 बच्चों मैंने ये लेस करा दिया,
फिर आपको पता है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, मैंने ये साल के शुरू तक की 18, फिर ये पिछले साल के साल के स्टार्ट तक की डेप्रीसिएशन थी, मैंने ये एडजस्ट की, ये सब्सिडरी की सारी चीज़ें थी। तो ये 330 बना सर सब्सिडरी का, तो उसको मैंने पेरेंट और एनसीए को बांटा, तो 264 पेरेंट का हिस्सा था और एनसीए का हिस्सा 66 था। एक्विजिशन डेट पे एनसीए गुडविल की कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू पे लिखी थी, मैंने वो भी ले ली। अब सिर्फ एसोसिएट का शेयर लाना है मेरे बच्चों, दैट्स इट। एसोसिएट की साल के शुरू की रिटेन अर्निंग बिल्कुल मुझे ये गिवन है, ये देखें 293, लेकिन ये साल के शुरू तक की है, मुझे पोस्ट चाहिए साल के शुरू तक की। तो 293 में से आपने ये जो प्री थी इसकी, ये गिवन थी यहाँ पे, ये देखें ये 269 माइनस कर दें। तो सर फिर 269 आपने माइनस करना है, तो एसोसिएट का पोस्ट साल के शुरू तक का आ जाएगा। सर 293 में से 269 माइनस करके अगर आप इसका 25% लेते हैं तो दैट विल बी द अमाउंट। और कितनी अमाउंट आ रही है मेरे बच्चों, ये आ रही है एसोसिएट की 6। दैट्स इट गाइज। इन सब का टोटल कर लेते हैं, वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो लेट्स सी के टोटल क्या। सर पेरेंट की रिटेन अर्निंग साल के शुरू की बनी 840। सर इसमें पेरेंट की अपनी सारी, सब्सिडरी की साल के शुरू तक की पोस्ट और एसोसिएट की भी साल के शुरू तक की पोस्ट। एनसीए अगर हम लोग देखें मेरे बच्चों तो ये हमारे पास आ रहा है 276। ये 276 और ये 840 उठाएंगे और ये जाके ओपनिंग बैलेंसेस में लिख देंगे और ये इस तरह आपकी बन जाएगी पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो सर ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 840। ये बैलेंस आपको पता है कहाँ से कैलकुलेट करके लाया हूँ, ये टोटल कर सकते हैं आप। अब एनसीए की वैल्यू 276 थी साल के शुरू में, ये भी मैं कैलकुलेट करके ले आया हूँ। तो ये लें जी सर ये अब आप लोगों का यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। एनसीए की जो वैल्यू आ रही है 310 है, यही वो वैल्यू है जो बैलेंस शीट में भी जाती है। फिर मेरे बच्चों अगर हम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करें तो ये आ रही है जी एग्जैक्टली कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग 1786.75। इसी तरह इसके टोटल्स भी हम कर सकते हैं, तो टोटल आप लोग खुद ही कर लेंगे। मेरे पास टाइम है सर 2 मिनट में अभी भी करवाऊँ तो सर ये आ रहा है आपके पास टोटल 2040। ये जी ये आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल जो डिविडेंड था वो 250 था, ये 250 ये 250 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये 250 भी आ गया। इसके अलावा कोई बैलेंस नहीं है, तो ये आपके पास आ रहा है गाइस टोटल 2986.75। इसी तरह एनसीए का टोटल 310 है, जब ये भी ऐड करेंगे हम तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3296.75 मेरे बच्चों। और ये फर्स्ट कॉलम का टोटल जो आ रहा है ये आ रहा है 2316। सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थी। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।